हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी डेवलप्ड बाय मैक्स ट्रूड्स एंड विलियम लुइस। मैक्स ट्रूड्स और विलियम लुइस ने एक थ्योरी दी, कॉलिजन थ्योरी। ये थ्योरी क्यों दी? तो अपन जो लास्ट लेक्चर में डिफाइन करा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को रेट ऑफ रिएक्शन पे एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी बेसिकली दी कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, और कोई रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, उसके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देता है ये कॉलिजन थ्योरी। तो नाम में लिखा हुआ है अपने पास कॉलिजन। कॉलिजन मीन्स मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। तो इसका अगर कुछ पॉइंट्स की अगर बात करते हैं, पहले दिस थ्योरी कंसिडर्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एज सॉलिड स्फीयर। ये मान रही है हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सॉलिड स्फीयर, और उसकी स्ट्रक्चर को भी अपन कंसीडर नहीं करेंगे, सॉलिड स्फीयर है बस। और फिर बात करते हैं कि सिंपल रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस को ये डिफाइन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को ये कॉलिजन थ्योरी डिफाइन नहीं कर पा रही। ये अपन ड्रॉबैक्स में भी बोलेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, मीन्स कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। फिर बात करते हैं ये थ्योरी दो टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात कर रही है। एक वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी है, और दूसरे वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी प्रेजेंट है। तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स means which have energy equal to activation energy or greater than E एक्टिवेशन। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं या बनाते हैं। और दूसरे वो मॉलिक्यूल्स है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कॉलिजन थ्योरी। तो बोर्ड्स की अगर बात करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो बोर्ड्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके 3 पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने कॉलिजन थ्योरी के कि पहला, कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा वो क्या होगा, कॉलिजन टेक्स प्लेस। कॉलिजन इज मस्ट फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये पहला पॉइंट कॉलिजन थ्योरी का। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स collide with each other। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और इस टकराने की वजह से ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ये पहला पॉइंट कॉलिजन थ्योरी का। सेकंड पॉइंट, कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाएंगे टकराने के बाद, कॉलिजन के बाद में, हैविंग मिनिमम एनर्जी और विच हैव एनर्जी इक्वल टू ई एक्टिवेशन और ग्रेटर देन ई एक्टिवेशन। रिएक्टेंट molecules
which have enough energy, या मैं कह दूं एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ई एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं उनके पास में या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, या मैं कह दूं ओवरऑल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ओवरऑल एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, या मैं कह दूं मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ग्रेटर। मिनिमम एनर्जी की अगर बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड। क्लियर है? ये दोनों में डिफरेंस है। अगर बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एवरेज एनर्जी वाले हैं, और थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स अपने को जो टोटल एनर्जी चाहिए वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है अपने पास। तो ये मिनिमम एनर्जी इसके इक्वल होगी, एवरेज एनर्जी वाले को ई एक्टिवेशन के इक्वल या उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्लियर है? ये अपने पास हो गया कॉलिजन थ्योरी जो मैक्स ट्रूज और विलियम लुइस ने स्टार्टिंग में दी। लेकिन आगे जाके इसमें एक पॉइंट और ऐड हुआ, वो क्या था वो अभी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में आया। इस थ्योरी को देने के काफ़ी टाइम बाद में वो थर्ड पॉइंट ऐड किया। क्यों किया आगे अपन डिस्कस करेंगे। द थर्ड पॉइंट इज ओरिएंटेशन फैक्टर। तो पहला पॉइंट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, उनका कॉलिजन होगा। कॉलिजन होते समय उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन फैक्टर मीन्स कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट बी इन colliding molecules must be in proper orientation। क्लियर? 3 पॉइंट है कॉलिजन थ्योरी के। पहला, कॉलिजन होना चाहिए। दूसरा, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ये थर्ड पॉइंट अपने को याद क्या रखना है, लास्ट में ऐड किया है। अब इस थ्योरी का थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन दी वो अपने पास इक्वेशन है k इज इक्वल्स टू जेड ए बी ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ कॉलिजन थ्योरी ने भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया टू रिलेट टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, और इसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिजन्स। आर्हेनियस ने डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया अपने को कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। वहाँ वो मैकेनिज्म क्या कॉलिजन की बात नहीं कर रहा, वो कहता है प्रैक्टिकल ऑब्जर्व करते हैं अपन। प्रैक्टिकल ऑब्जर्व करने पर क्या आता है, जो ऑब्जर्वेशन आए उसके बेसिस पे कंक्लूजन है। कॉलिजन थ्योरी एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा हो क्या रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऐसा हो क्या रहा है कि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। बात को समझना, कॉलिजन थ्योरी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रही है कि हो क्या रहा है, मतलब मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। आर्हेनियस ने डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन आया उसका कंक्लूजन लिख दिया। अब ये थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो पहले आपस में उनका कॉलिजन होता है, वो आपस में टकराते हैं।
टकराने के बाद प्रोडक्ट बनाने की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कौन करता है? केवल वो ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं जिनके पास में एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज़्यादा एनर्जी हो या मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाएंगे। थर्ड पॉइंट जो बाद में ऐड किया कोलिजन थ्योरी में वो था ओरिएंटेशन फैक्टर, जिसको अपन बाद में ऐड करके इस इक्वेशन को जब मैं लिखूंगा आफ्टर एडिशन ऑफ ओरिएंटेशन फैक्टर, ये अपने पास बन जाएगा k इक्वल्स टू पी जेड ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। क्योंकि हर थ्योरी में कुछ न कुछ मॉडिफिकेशंस टाइम के साथ होते रहते हैं, तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ वो ओरिएंटेशन फैक्टर का था। अभी और देखते हैं अपन। तो यहाँ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन या ऐसा सोचा है कि रिएक्शन में क्या हो रहा होगा जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, तो ये एक्सप्लेनेशन ये कोलिजन थ्योरी दे रही है। क्लियर है? यहाँ अब मैंने क्या क्या लिखा, ये के क्या अपने पास रेट कांस्टेंट। अब बात करते हैं पी। पी है ओरिएंटेशन फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। जेड ए बी अपने पास है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी को यहाँ डिफाइन किया गया है एज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ई एक्टिवेशन। ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं कहूँ कोलिजन थ्योरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, कंसेप्ट भी है, समझने की कोशिश करना। अभी तक अपन बात कर रहे थे कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी में अपन ने बोला 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, कोलिजन होगा, कोलिजन होके कौन प्रोडक्ट बनाएगा? जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ये स्टार्टिंग की बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आया कि साथ में क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन। उसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उसको देखते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ जो कोलिजन थ्योरी की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है के इक्वल्स टू जेड ए बी ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहाँ स्टेरिक फैक्टर को ऐड करने के बाद इक्वेशन बन गई के इक्वल्स टू पी जेड ए बी ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। जो टोटल अपन ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं अपन, कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको डिफाइन करना है। टोटल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है कि टोटल मॉलिक्यूल्स में से वो पार्ट जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, उस परसेंटेज या उस पार्ट की बातें कर रहे हैं अपन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे अपन बाद में करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ किसकी? ओरिएंटेशन फैक्टर की। तो जैसे ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन, तो ओरिएंटेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है SN2 मैकेनिज्म में। मैं बात कर रहा हूं किसकी? SN2 मैकेनिज्म, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल मैंने लिया है CH3Br प्लस OH माइनस। अगर मैकेनिज्म अपने को ध्यान हो तो अपन क्या कहते हैं कि इसका अटैक कहां से होता है इसके ऊपर? याद करो, याद करो कि यहां अपन कहते हैं
कि जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस है वो हमेशा कहां से अटैक करता है, हमेशा इस Br माइनस के अपोजिट डायरेक्शन से। बोलो हाँ है ना, क्लियर है। और यहां क्या बनाते हो, एक ऐसी स्टेट जिसमें कुछ न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है और कुछ ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं। इस स्टेट को क्या नाम देते हो, अरे बोलो, ट्रांजिशन स्टेट। और देन हम कहते हैं ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट स्टेबिलिटी। तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, प्रोडक्ट का। क्लियर है। ये SN2 का मैकेनिज्म, ये SN2 का मैकेनिज्म केमिकल काइनेटिक्स के रेस्पेक्ट में अपने को पढ़ना है। तो मैंने कहा कॉलिजन थ्योरी क्या कह रही है, कॉलिजन थ्योरी कह रही है कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब करेगा, कि जब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर दे तो बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, आंसर है प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। हम बात कर रहे थे किसकी, ओरिएंटेशन फैक्टर P की। ओरिएंटेशन फैक्टर P की अगर बात कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन फैक्टर P में अगर एग्जाम्पल की अपने को बात करनी तो कौन सा एग्जाम्पल अपने पास, SN2। SN2 रिएक्शन को हमको केमिकल काइनेटिक्स में कॉलिजन थ्योरी में कैसे डिफाइन करना है कि इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द Br माइनस और न्यूक्लियोफाइल, then product is not formed. If nucleophile attack from back side or opposite to the Br, then the product is formed. तो सोच के देखना, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इट मीन्स ये जो Rx अपने पास है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि रिएक्शन हमेशा कुछ इस तरीके से हो कि आने वाला OH माइनस हमेशा Br माइनस के अपोजिट डायरेक्शन से आए। क्या मिलियंस और बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में ऐसा हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या रिएक्शन के अंदर, कंटेनर में? इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। कंटेनर में हम क्या नहीं कर सकते, इनके ओरिएंटेशन को हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर सकते। मिलियंस और बिलियंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, वो किसी भी डायरेक्शन से क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के पास में आ सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो अब हम क्या करें, यहीं पे कॉलिजन थ्योरी आई। वो क्या कह रही है कि अगर अपन स्टीयरिक फैक्टर को इन्वॉल्व कर दें तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटली जो डेटा आ रहा है उसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनमें OH माइनस इस Br के अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करेगा, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो प्रोडक्ट बनाएगा। बाकी कुछ भी ओरिएंटेशन हो, ये OH माइनस कहीं से भी अटैक करे, कहीं से भी अटैक करे, क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अपन ने बात करी एक सिंगल फैक्टर की, दैट इज ओरिएंटेशन फैक्टर, जिसमें हम बोल रहे हैं कि OH माइनस की डायरेक्शन हमने फिक्स कर दी है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो क्या बाकी डायरेक्शन से अटैक नहीं होता? होता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम किसको डिफाइन करेंगे? केवल वो हम परसेंटेज ले लेंगे, टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का वो पार्ट, वो फ्रैक्शन, वो परसेंट जिसमें बैक साइड अटैक हो रहा है, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट को डिसाइड करेगा या उसमें इन्वॉल्व होगा। क्लियर है? ओरिएंटेशन फैक्टर के लिए एग्जांपल समझ में आ गया होगा। फिर अपन बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें कुछ ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, कुछ न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है। क्लियर है? फिर यहाँ बात करते हैं अपन ZAB क्या है, व्हाट इज ZAB? ZAB को मैंने बोला है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी
का मीनिंग क्या है, यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलॉइड करने चाहिए तो प्रोडक्ट बनेगा। तो अपने को क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स। क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ, इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, पर यूनिट टाइम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं, यानी अभी जो अपन ने बात करी टोटल कॉलिजन्स कितने हो रहे हैं। फिर अपन ने बोला कि क्या सारे कॉलिजन्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, आंसर है नहीं, उसका एक पार्ट, उसका एक परसेंटेज, उसका एक फ्रैक्शन ही प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। वो जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है e⁻⁻e/RT। ये P तो ओरिएंटेशन फैक्टर है जो लेना जरूरी है। ये अपने पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनमें वो ओरिएंटेशन अपन ने कंसीडर कर लिया है, यानी टोटल पार्टिकल टकरा रहे हैं वो ZAB, उनमें से कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अपने पास हो गया e⁻⁻e/RT। और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनमें हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, ओरिएंटेशन फैक्टर। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी कंपलसरी कंडीशन है, इसलिए अपन ने यहाँ पर P भी लगा दिया। ये तीनों पॉइंट मेरे को लगता है क्लियर हो गए होंगे। P, ZAB, e⁻⁻e/RT जो कॉलिजन थ्योरी समझाने की कोशिश कर रही है। क्लियर है। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि जो आर्हेनियस इक्वेशन थी अपने पास, उस आर्हेनियस इक्वेशन से अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ, किससे, आर्हेनियस इक्वेशन से, तो आर्हेनियस इक्वेशन में अपने पास जो A है, आर्हेनियस इक्वेशन है K = A e⁻⁻e/RT। तो यहाँ ZAB किसके इक्वल हो जाएगा, ये A के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो A किसके इक्वल हो जाएगा, P × ZAB। क्लियर है। तो ये अपने पास थी कॉलिजन थ्योरी, जहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है ये टर्म e⁻⁻e/RT। अगर NCERT की बात करते हैं, एक क्वेश्चन गिवन है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी e⁻e/RT ये कैलकुलेट करना है। ये NCERT में क्वेश्चन, तो बहुत इजी है कि इसको x मान लेना। सबसे पहले इसको क्या मान लेना, x। और अब x मानकर इसको कैलकुलेट करना और बहुत इजीली उस क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन सॉल्व करने की तो हम कर सकते हैं। अगर एक्चुअल क्वेश्चन देखें NCERT का, मैं एक्चुअल क्वेश्चन लिख रहा हूँ NCERT में से। क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 4.9, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझा रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। द एक्टिवेशन एनर्जी for the reaction two HI gives H2 plus I2 is 209.5 kilojoule mole inverse at 581 Kelvin. Calculate the fraction of molecules of
reactants having energy equal to or greater than एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन इन टेक्स्ट 4.9, ये अपने पास क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है। ये रही एक्टिवेशन एनर्जी, देखो ध्यान से, ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी जो गिवन है वो मैंने लिख दी, ई एक्टिवेशन इक्वल्स टू 209.5 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर है? यहाँ टेम्परेचर कितना गिवन है? 581 केल्विन। क्लियर? ये रहा 581। क्लियर? और कैलकुलेट क्या करना है, इस पे ध्यान देना। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट क्या करना है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने क्या कहा? ये रहा। अब दिमाग में आता है e⁻e/RT कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत इजी है, बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं e⁻e/RT को। अगर मैं कहता कि ये अपने पास x इक्वल्स टू e⁻e/RT है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आंसर को अपन। ध्यान से देखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको मैंने मान लिया x इक्वल्स टू e⁻e/RT। अगर मैं इसका लॉग ले लूँ, ध्यान से देखना, लॉग ले लिया मैंने दोनों तरफ, इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया। अब मेरे को e हटाना है, इसलिए बेस क्या रखनी पड़ेगी? e। ये मैंने बेस e रख ली। क्लियर है? यहाँ तक बेस e रख ली। जैसे बेस e रखी, ये पावर का आएगी आगे -EA/RT। अब अपने लिए कितना ईजी हो गया कि बेस e के साथ में e आ गया। ये बेस e के साथ में e आ गया, कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया। क्लियर है? अब मैंने कहा कि क्या मैं ये हटा दूं, e हटा देते ही क्या आ जाएगा? 2.303 log बेस 10x। यहाँ तो कोई दिक्कत? -EA/RT। ये मैंने कहा log बेस 10x इक्वल्स टू -EA/2.303 RT। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स को x माना, x क्या था? e⁻e/RT, लॉग लिया, बस। अब मैंने कहा क्या एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है क्वेश्चन में? ये रही -209.5। किस में गिवन है? किलो जूल में। किलो जूल में, इसलिए R की वैल्यू भी किस में रखनी पड़ेगी? किलो जूल में। कितनी रखी मैंने? 8.314/1000, ये भी किलो जूल में। क्लियर है? टेम्परेचर कितना गिवन है? 581, ये 581। क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हो? केवल मैथ्स बची हुई है, बहुत सिंपल सी मैथ्स है, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं इसको सॉल्व करने पर मैथमेटिकली आंसर आ गया y। यहाँ अभी मैं सॉल्व करूँगा, टाइम लगेगा, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सॉल्व करा और सॉल्व करने पर ये क्या आ गया? -y। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर जो मैथमेटिकल आंसर आएगा वो मेरा y है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। हमको फाइंड क्या करना था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या फाइंड करना था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? x। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? x। क्लियर है? तो मेरे पास क्या रहना चाहिए? बस x।
तो मैं क्या करूं, अगर मुझे केवल चाहिए x तो मुझे log हटाना पड़ेगा, और अगर मैं log हटाता हूं तो log कैसे हटा सकते हैं, एंटी लॉग लेके। जैसे एंटी लॉग लेंगे ये 10 की पावर बन जाएगी, यानी यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 टू दी पावर माइनस y। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में देखोगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मीनिंग है ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ से समझ में नहीं आता, लेकिन बस ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी को x मानना और सॉल्व करना लॉग लेके। बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट में एंटी लॉग लेना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का। कॉलिजन थ्योरी पे अगर नीट और जेई की बात करते हैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि कॉलिजन थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कॉलिजन होना चाहिए, कॉलिजन होते समय एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, और ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट कॉलिजन थ्योरी। क्लियर है। थैंक यू।